आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि और ग्रहों की स्वग्रही राशि कौन-कौन सी होती है और किस अंश तक ग्रह जो है किस राशि में मूल त्रिकोण में रहते हैं, या फिर जो ग्रहों का मूल त्रिकोण मान होते हैं वो किस प्रकार देखा जाता है कि ग्रह जो है किस राशि में है ताकि वो जो है मूल त्रिकोण में हो, या जब ग्रह मूल त्रिकोण में होता है तो वह जो है किस राशि में कितने अंश तक होता है। ये चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे प्रथम जो ग्रह आता है ये आता है सूर्य। सूर्य जो है स्वामित्व की बात करें तो सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है। यहाँ पे अब जो सूर्य का स्वग्रही आएगा तो स्वग्रह आएगा सूर्य का सिंह। सिंह राशि में सूर्य जो है स्वग्रही होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सूर्य सिंह में तो स्वग्रही होगा, सिंह में सूर्य जो है स्वग्रही होगा, लेकिन जो इसका मूल त्रिकोण राशि बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि अगर सूर्य सिंह राशि में उपस्थित है और 20 अंश तक है, सपोज सिंह राशि में सूर्य लिखा है और यहाँ पे लिखा है 20 अंश तक, तो ये जो राशि बनेगी यहाँ पे तो इसको हम कहेंगे कि सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण में है। और 20 से ऊपर आएगा तो यहाँ पे जो है स्वग्रही माना जाता है। वैसे तो ये है स्वग्रही ही यहाँ पे, लेकिन 20 से ऊपर आ जाता है तो कहीं पे जो है सूर्य अगर कारक है तो वो दिग्बली माना जाता है या फिर प्रभाव अधिक बनता है, लेकिन मूल त्रिकोण में सूर्य का प्रभाव काफ़ी बढ़िया रहता है। तो सूर्य जो है सिंह राशि में 5 अंश तक, सिंह राशि में 5 अंश तक जो है, 5वीं राशि में जो है 20 अंश तक मूल त्रिकोण में रहता है। अब इसके बाद चंद्रमा की हम बात कर लेते हैं। चंद्रमा का जो स्वग्रही मान बनता है, वैसे तो अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है कर्क राशि में स्वग्रही माना जाता है। और अगर चंद्रमा की हम मूल त्रिकोण राशि की बात करें, चंद्रमा जो है कर्क राशि में वैसे स्वग्रही माना जाता है। स्वग्रही मेरा बोलने का अर्थ ये है कि जिस ग्रह का राशि स्वामी जो है, जो ग्रह है, जिस राशि का जो राशि स्वामी ग्रह है तो वो जो है उसका स्वग्रही माना जाएगा उसको। और इसके पश्चात अगर हम चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो चंद्रमा जब उच्च का होता है, यानी कि वृषभ राशि में, अब मैं इससे पूर्व आपको बता चुका हूँ कि चंद्रमा वृषभ राशि में जो है 3 अंश तक उच्च का होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वृषभ राशि में अगर चंद्रमा उपस्थित है तो यहाँ पे, लेकिन मूल त्रिकोण में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से जो है 30 अंश तक। दो में जो है 3 अंश तक तो उच्च का हो गया, लेकिन 4 से 30 अंश तक अगर चंद्रमा वृषभ राशि में है तो ये जो है मूल त्रिकोण में आ जाएगा, यानी कि वृषभ राशि में चंद्रमा 4 से 30 अंश तक मूल त्रिकोण में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा है मूल त्रिकोण का, यहाँ पे इधर से हम लिख देते हैं मूल त्रिकोण, और ये जो है स्वग्रही आ जाएगा, स्वग्रही ग्रह यहाँ पे आ गया है, ये स्वग्रही का है, ये मूल त्रिकोण का है। इसी प्रकार से चंद्रमा का हमने देख लिया है कि वृषभ राशि में अगर चंद्रमा उपस्थित है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा है चंद्रमा, और सपोज हम मान लेते हैं चंद्रमा का यहाँ पे है 15 अंश पे चंद्रमा है, तो ये जो है मूल त्रिकोण में माना जाएगा। अगर 3 अंश से कम, 4 अंश से कम तक है तो ये आ जाएगा उच्च का, लेकिन अगर 4 से ऊपर और 30 से कम है तो ये आ जाएगा मूल त्रिकोण में, उच्च में है। और दूसरा, एक तो उच्च में है ही, दूसरा जो है मूल त्रिकोण में चंद्रमा आ जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मंगल की। मंगल जो है, अगर हम स्वग्रही की बात करें मंगल की, तो मंगल का वैसे तो जो स्वामित्व माना जाता है, यह माना जाता है मेष और वृश्चिक में यह आता है इसका स्वग्रही। अगर मंगल जो है मेष और सपोज मेष और वृश्चिक इन राशियों में मंगल है तो ये इसका स्वग्रही माना जाएगा।
इन राशियों का जो स्वामी बनता है ये मंगल बनता है, और मंगल इन राशियों में है तो ये स्वग्रही यहाँ पे माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल के उच्च की बात करें तो मंगल जो है मेष राशि में उच्च का माना जाता है 12 अंश तक। मेष राशि में मंगल 12 अंश तक उच्च का माना जाता है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे उपस्थित है मंगल लग्न में, मैंने यहाँ पे लग्न में लिखा है, लेकिन सपोज हम उदाहरण मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पे उपस्थित है और 12 अंश तक जो है 0 से 12 अंश तक मंगल यहाँ पे मूल त्रिकोण में आता है। और उसके बाद हम अगर बात करें बुध की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बुध जो है स्वग्रही में आता है मिथुन और कन्या में। मिथुन और कन्या में बुध जो है स्वग्रही में आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें बुध के उच्च की या मूल त्रिकोण की, मिथुन और कन्या में, मिथुन और कन्या राशि में बुध जो है स्वग्रही माना जाता है। अगर मिथुन में है और कन्या राशि में है तो ये स्वग्रही यहाँ पे माना जाएगा। लेकिन अगर हम मूल त्रिकोण की बात करें यहाँ पे तो मूल त्रिकोण बुध जो है कन्या राशि में माना जाता है। बुध सपोज यहाँ पे 25 अंश तक उपस्थित है सपोज, तो ये जो है मूल त्रिकोण में माना जाएगा। बुध का अगर हम यहाँ पे देखें तो कन्या राशि में 21 से 30 अंश तक जो है बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण में माना जाता है। इसी प्रकार हम बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति जो है स्वग्रही की, अगर हम बृहस्पति की बात करें तो धनु और मीन राशि में बृहस्पति का स्वग्रही जो राशि बनती है तो वो बनता है धनु और मीन, क्योंकि इन दोनों का जो राशि स्वामी बनता है बृहस्पति बनता है। मैं इससे पूर्व आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो जो राशि स्वामी बनेगा, जिस राशि का ग्रह जो है राशि स्वामी बनते हैं उसमें स्वग्रही माना जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें बृहस्पति के मूल त्रिकोण की तो बृहस्पति मूल त्रिकोण में आता है धनु राशि में। यहाँ पे बृहस्पति जो है मूल त्रिकोण में आता है, यह आता है 10 अंश तक। अगर बृहस्पति धनु राशि में है और 10 अंश से कम का है उसका मान, तो ये जो है धनु राशि में 10 अंश तक जो है मूल त्रिकोण में आता है। अगर बृहस्पति का मान 0 से 10 अंश तक है और धनु राशि में उपस्थित है तो ये मूल त्रिकोण में माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र, अगर शुक्र के स्वग्रही की बात करें तो शुक्र अगर आपका वृषभ और तुला में उपस्थित है तो ये जो है माना जाएगा स्वग्रही। वृषभ और तुला में ये जो है स्वग्रही माना जाता है, वृषभ और तुला में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें शुक्र के मूल त्रिकोण की तो तुला राशि में शुक्र जो है 15 अंश तक मूल त्रिकोण में माना जाता है। अगर यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है, आपके तुला राशि में शुक्र लिखा हुआ है और ये जो है 15 अंश तक जो है उपस्थित है तो ये जो है मूल त्रिकोण में माना जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शनि की। शनि का जो राशि स्वामी माना जाता है, वैसे तो शनि का माना जाता है मकर और कुंभ, मकर और कुंभ। लेकिन अगर शनि के हम मूल त्रिकोण की बात करें तो कुंभ में 20 अंश तक जो है शनि मूल त्रिकोण में आता है। कुंभ राशि में 20 अंश तक, कुंभ राशि में यहाँ पे अगर शनि उपस्थित है तो ये जो है 20 अंश तक उपस्थित है। अगर तो ये जो है मूल त्रिकोण में माना जाता है 0 से 20 अंश तक। ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 20 से कम का अंक लिखा है तो ये आ जाएगा मूल त्रिकोण में। हम इसको कहेंगे कि शनि अपने स्वग्रही तो है ही, लेकिन यहाँ पे मूल त्रिकोण में भी है। शनि जो है स्वग्रही और मूल त्रिकोण में उपस्थित है। अब इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे राहु, शनि के बाद जो ग्रह आता है राहु, वैसे तो राहु का जो स्वामित्व माना जाता है ये अधिकतर जो है कन्या राशि को माना जाता है।
अगर एक वैसे तो राहु और केतु जो है छाया ग्रह है, लेकिन जो राहु का स्वामित्व माना जाता है तो कन्या राशि को जो है कन्या राशि में जो है राहु जो है स्वग्रही माना जाता है। और राहु जो है अगर किसी राशि का स्वामी हम मानते हैं तो वो जो है कन्या राशि को मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात आती है कि राहु के मूल त्रिकोण में, तो राहु का जो मूल त्रिकोण आता है यह आता है कन्या में और कुंभ में। दो राशियों में जो है राहु मूल त्रिकोण में आता है। और कितने अंश तक? 6 अंश तक। 6 अंश तक जो है राहु मूल त्रिकोण में आता है कन्या और कुंभ में। यानी कि एक यहाँ पे सपोज यहाँ पे राहु लिखा है और 6 अंश तक यहाँ पे राहु है तो ये मूल त्रिकोण में आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर राहु लिखा है 6 अंश तक तो ये आ जाएगा मूल त्रिकोण में। इसी प्रकार से अगर हम केतु की बात करें तो केतु का जो स्वग्रही माना जाता है ग्रह, तो ये माना जाता है मीन। अगर केतु मीन राशि में उपस्थित है तो उसको हम स्वग्रही कहेंगे। और इसी प्रकार अगर हम देखें केतु का मूल त्रिकोण राशि को अगर हम देखें तो मूल त्रिकोण में केतु को माना जाता है सिंह राशि में। सिंह राशि में अगर केतु जो है 6 अंश तक उपस्थित है, सिंह राशि में 6 अंश तक, 6 अंश तक अगर उपस्थित है तो केतु को यहाँ पे माना जाएगा, केतु जो है मूल त्रिकोण में है। यहाँ पे केतु को 6 अंश तक सिंह राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। तो ये पूरा यहाँ पे हमारा मतलब जो पूरा ग्रहों का मूल त्रिकोण और स्वग्रही मान है ये पूरा आ चुका है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि मूल त्रिकोण में राशियाँ कब होती हैं, स्वग्रही किसे कहते हैं और कितने अंश तक राशियाँ जो है मूल त्रिकोण में आती हैं। फिर भी अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।